हम उस सवाल की तह तक जाएंगे कि हिंदी साहित्य की जो कहानी हम सब पढ़ते हैं, उसे आखिर सबसे पहले किसने लिखा, कैसे लिखा और क्यों लिखा। ये दिलचस्प है, क्योंकि हर इतिहास आखिर में एक कहानी ही तो है। बिल्कुल। और हर कहानी का एक कहानीकार होता है, जिसका अपना एक नजरिया होता है। सही बात है। और हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी कहानी के बनने की कहानी सुनाते हैं। तो आज हमारा मकसद है इन स्रोतों से उन खास मोड़ों को पकड़ना जहां किसी एक इंसान या एक किताब ने पूरी सोच की दिशा ही बदल दी। मतलब हम सिर्फ नाम नहीं गिनाएंगे, बल्कि ये समझेंगे कि ये बदलाव आए क्यों। हाँ, क्यों और कैसे। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं और सबसे पहले यही समझते हैं कि जब हम कहते हैं साहित्य का इतिहास, तो इसका मतलब क्या है। क्या ये सिर्फ पुरानी किताबों की एक लिस्ट है? नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहीं से असल खेल शुरू होता है। पहले शब्द इतिहास को ही पकड़ते हैं। ठीक है। स्रोत के मुताबिक ये बना है इति, हाँ और आस से, जिसका सीधा सा मतलब है ऐसा निश्चित रूप से हुआ था। अच्छा, मतलब इसमें कल्पना के लिए कोई जगह नहीं है। ये तथ्यों का लेखा जोखा है। बिल्कुल। इतिहास मतलब जो सच में हुआ। तो फिर साहित्य का इतिहास इससे अलग कैसे हो जाता है? साहित्य तो कल्पना पर भी टिका होता है। बहुत अच्छा सवाल है। और यहीं पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल की वो कालजयी पंक्ति आती हैं जिसे समझना बहुत जरूरी है। कौन सी? प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। सुनने में ये थोड़ा भारी भरकम लगता है, चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब। इसका आसान भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा है। साहित्य जो है वो समाज का आईना है। चित्तवृत्ति का मतलब है समाज की सोच, उसकी भावनाएं, उसके मूल्य, उसकी परेशानियां। जैसे जैसे समाज की ये चित्तवृत्ति बदलती है, वैसे वैसे साहित्य भी अपना रंग रूप बदलता है। अच्छा, तो एक इतिहासकार सिर्फ ये नहीं बताता कि किसने क्या लिखा, बल्कि ये बताता है कि समाज में ऐसा क्या चल रहा था कि वैसा साहित्य लिखा गया। बिल्कुल, आपने एकदम सही नस पकड़ी है। ये घटनाओं का नहीं, सोच के बदलने का इतिहास है। जैसे डॉक्टर नगेंद्र भी कहते हैं कि ये बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। और ये रुचियां बदलती हैं क्योंकि समाज में आर्थिक, राजनीतिक और वैचारिक बदलाव आते हैं। हाँ, साहित्यकार कोई हवा में तो लिखता नहीं है, वो अपने समाज की उपज होता है। इसलिए साहित्य का इतिहास दरअसल समाज की आत्मा के विकास की कहानी है। ये तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन ये व्यवस्थित तरीका, ये नजरिया तो बाद में आया होगा ना? हाँ, बिल्कुल। स्रोत बताते हैं कि 19वीं सदी से पहले भी कुछ किताबें थीं जिनमें कवियों का जिक्र था, पर उन्हें इतिहास नहीं माना जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि उनमें इतिहास की रीढ़ की हड्डी गायब थी। मतलब कालक्रम, क्रोनोलॉजी। आप सोचिए, अगर आपको भारत का इतिहास पढ़ाया जाए और उसमें अकबर, गांधी जी और चंद्रगुप्त मौर्य को एक ही पन्ने पर बिना किसी क्रम के रख दिया जाए, तो क्या कुछ समझ में आएगा? नहीं, वो तो बस नामों की खिचड़ी बन जाएगी। बिल्कुल, यही हाल उन पुराने ग्रंथों का था, जैसे गोकुलनाथ की 84 वैष्णवन की वार्ता या नाबादास की भक्तमाल। मैंने इनके नाम सुने हैं। इनमें कवियों की कहानियां हैं, उनकी महिमा का बखान है, लेकिन कौन कब हुआ, किसके बाद हुआ, इसका कोई हिसाब नहीं है। तिथियों का भयानक अभाव है। लेकिन फिर भी ये ग्रंथ बेकार तो नहीं थे? अरे बिल्कुल नहीं, ये तो वो खदानें थीं जिनसे बाद के इतिहासकारों ने कच्चा माल निकाला। ये नींव के वो पत्थर थे जिन पर बाद में पूरी इमारत खड़ी हुई। अच्छा। कालिदास त्रिवेदी के कालिदास हजारा जैसे ग्रंथों ने बाद के लेखकों को सैकड़ों कवियों के नाम और उनकी रचनाओं की जानकारी दी। इनके बिना शायद शुरुआत करना ही नामुमकिन होता। ठीक है, तो हमारे पास कच्चा माल तैयार था। अब इसे एक व्यवस्थित इतिहास की शक्ल देने का समय आया। और यहाँ जैसा कि स्रोत बताते हैं, कहानी में एक बहुत ही अप्रत्याशित मोड़ आता है। हाँ, हिंदी साहित्य की कहानी लिखने वाला पहला आदमी कोई भारतीय नहीं था। हाँ, ये आज भी लोगों को बहुत चौंकाता है। वो एक फ्रांसीसी विद्वान थे, गारसादा तासी। गारसादा तासी? हाँ, 1839 में उन्होंने फ्रेंच भाषा में एक किताब लिखी, हिस्toire de la littérature hindoue et हिंदुस्तानी। एक मिनट, मुझे ये बात कभी हजम नहीं होती। एक फ्रांसीसी विद्वान फ्रेंच भाषा में हिंदी साहित्य का इतिहास क्यों लिख रहा था और उसके काम में क्या खास था? देखिए, ये वो दौर था जब यूरोप भारत को एक तरह से समझने की कोशिश कर रहा था। औपनिवेशिक दौर। हाँ, और भाषा और साहित्य किसी भी संस्कृति को समझने की कुंजी होते हैं। तासी का प्रयास इसी दिशा में था, लेकिन उनके काम में एक बहुत बड़ी वैचारिक कमी थी। क्या कमी थी?
उन्होंने कवियों का जो क्रम है वो समय के हिसाब से नहीं बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से रखा। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में? क्या मतलब क से कबीर और क से केशवदास, जो दो अलग अलग सदियों और विचारधाराओं के कवि हैं, वो एक साथ आ गए होंगे। बिल्कुल। ये इतिहास नहीं था, ये एक डिक्शनरी या टेलीफोन डायरेक्टरी बनाने जैसा था। ये साहित्य की आत्मा को समझने की कोशिश नहीं थी। ये तो सिर्फ जानकारी को सूचीबद्ध करना हुआ। हाँ, और दूसरी बड़ी बात, इसमें कुल 738 कवियों में से हिंदी के कवि केवल 72 थे, ज्यादातर उर्दू के थे। तो ये हिंदी साहित्य का इतिहास कम और उर्दू और अन्य भाषाओं के बीच कहीं छिपे हिंदी कवियों का इतिहास ज्यादा लगता है। यानी एक शुरुआत तो हुई, लेकिन वो एक कह सकते हैं कि गलत कदम था। एक कच्चा कदम था। तो इस गलती को सुधारा किसने? इसके करीब 50 साल बाद 1888 में एक और अंग्रेज विद्वान आए, जॉर्ज ग्रियर्सन। उनकी किताब थी द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, और ये एक, आप कह सकते हैं, क्रांतिकारी कदम था। क्रांतिकारी क्यों? उन्होंने ऐसा क्या अलग कर दिया? उन्होंने वो किया जो तासी ने नहीं किया था, कालक्रम का इस्तेमाल। हाँ बिल्कुल। उन्होंने कवियों को उनके जन्म के समय के अनुसार क्रम में रखा। यहीं से इतिहास ने एक कहानी का रूप लेना शुरू किया, और उन्होंने सिर्फ हिंदी के 952 कवियों को शामिल किया। अच्छा। उर्दू फारसी के प्रभाव वाले कवियों को अलग रखा। मतलब पहली बार हिंदी साहित्य को एक स्वतंत्र इकाई के रूप में देखा गया। लेकिन यहाँ भी एक सवाल उठता है, ये भी तो एक विडंबना है कि हमारे साहित्य का पहला व्यवस्थित इतिहास एक अंग्रेज लिख रहा था, वो भी औपनिवेशिक दौर में। क्या उनके नजरिए का कोई असर पड़ा होगा इस पर? ये बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है, और बेशक असर पड़ा। ग्रियर्सन एक ईसाई मिशनरी भी थे, और उनके लेखन में ये दृष्टिकोण झलकता भी है। लेकिन हमें उनके योगदान को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने ही पहली बार भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या गोल्डन एज कहा था। अच्छा, ये तो हम सबने स्कूल में पढ़ा है। ये विचार ग्रियर्सन का था। हाँ, और ये एक ऐसा विचार था जो आज तक हमारे जहन में बसा हुआ है। इसी दौर में कोई भारतीय प्रयास भी हुआ था क्या? हाँ बिल्कुल। ग्रियर्सन से ठीक पहले 1883 में ठाकुर शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज नाम से एक ग्रंथ लिखा। शिव सिंह सरोज। इसमें पहली बार लगभग 1003 हिंदी कवियों की जानकारी एक जगह इकट्ठी की गई थी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। लेकिन इसमें भी कालक्रम और विश्लेषण का अभाव था। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने इसे इतिहास नहीं कहा, उन्होंने इसे कविवृत्त संग्रह कहा। यानी कवियों की जानकारी का एक संकलन, बस एक कलेक्शन। तो अब तक हमारे पास एक फ्रेंच डिक्शनरी है, एक अंग्रेजी टाइमलाइन है और एक भारतीय संकलन है। जानकारी इकट्ठी हो रही है, लेकिन विश्लेषण और एक भारतीय दृष्टिकोण अभी भी गायब है। बिल्कुल। और इसी कमी को पूरा करने की कोशिश की 3 भाइयों ने, जिन्हें हम मिश्र बंधु के नाम से जानते हैं। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र। हाँ, उन्होंने एक विशाल ग्रंथ लिखा, मिश्र बंधु विनोद। विशाल से आपका क्या मतलब है? कितना विशाल? इतना विशाल कि उसमें लगभग 4591 कवियों का जिक्र है। 4591? हाँ, आज के जमाने में इसे आप हिंदी साहित्य का एक बिग डेटा प्रोजेक्ट कह सकते हैं। उन्होंने पहली बार काल विभाजन का एक व्यवस्थित ढांचा बनाने की कोशिश की। तो ये एक बड़ी उपलब्धि थी। देखिए, जानकारी इकट्ठा करने के लिहाज से तो ये एक मील का पत्थर था, लेकिन इसका आकार ही इसकी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। वो कैसे? आचार्य शुक्ल ने इसे मजाक में बड़ा भारी कविवृत्त संग्रह कहा था। यह साहित्य का गूगल बनने की कोशिश थी, जहां हर कवि को शामिल कर लिया जाए। ये एक शानदार डेटाबेस था, लेकिन डेटाबेस और कहानी में फर्क होता है। मिश्र बंधुओं ने वो खदान तैयार कर दी थी, जिसमें से हीरा निकालने का काम किसी और को करना था। वो हीरा निकालने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 1929 में उनकी किताब आई, हिंदी साहित्य का इतिहास, और कहते हैं कि इसके बाद सब कुछ बदल गया। ऐसा क्या था इस किताब में? इस किताब ने एक तरह से हिंदी साहित्य के अध्ययन का ऑपरेटिंग सिस्टम ही लिख दिया। ऑपरेटिंग सिस्टम? हाँ, ये पहला वैज्ञानिक इतिहास था। और दिलचस्प बात यह है कि ये मूल रूप से हिंदी शब्द सागर नाम की एक डिक्शनरी की भूमिका के तौर पर लिखा गया था। बाद में ये एक स्वतंत्र किताब बनी और छा गई। मेरे ख्याल से शुक्ल जी का सबसे बड़ा कमाल ये नहीं था कि उन्होंने क्या लिखा, बल्कि ये था कि उन्होंने कैसे लिखा। उन्होंने साहित्य को सिर्फ कवियों की लिस्ट से निकालकर समाज की धड़कन से जोड़ दिया। क्या ये कहना सही होगा? आपने एकदम पते की बात कही है। वो पहले इंसान थे जिन्होंने क्यों पूछा, भक्तिकाल क्यों आया, रीतिकाल क्यों पनपा। उन्होंने हर साहित्यिक बदलाव के पीछे सामाजिक,
राजनीतिक और धार्मिक वजहों को खड़ा कर दिया। उनका दिया हुआ ढांचा देखिए। हाँ, 900 साल के इतिहास को 4 साफ सुथरे कालखंडों में बांट दिया: वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और गद्य काल। ये इतना तार्किक और स्पष्ट था कि आज भी हमारे अध्ययन का आधार यही है। और उन्होंने सिर्फ काल नहीं बांटे, भक्ति काल के अंदर भी उन्होंने जो वर्गीकरण किया, निर्गुण, सगुण, फिर निर्गुण में ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, सगुण में राम भक्ति और कृष्ण भक्ति। हाँ, उसने तो पूरे भक्ति साहित्य को समझने का एक नक्शा ही दे दिया। बिल्कुल। उन्होंने कवियों को सिर्फ गिनाया नहीं, उनका मूल्यांकन किया। उन्होंने बताया कि कौन बड़ा कवि है, कौन छोटा और क्यों। उन्होंने साहित्यिक प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया। यहीं से साहित्य का इतिहास सिर्फ नामों की सूची न रहकर समाज के विकास की कहानी बन गया। शुक्ल जी ने एक पैमाना तय कर दिया। तो क्या शुक्ल जी का लिखा हुआ ऐतिहासिक अंतिम सत्य मान लिया गया? क्या उनके पैमाने को सबने स्वीकार कर लिया? साहित्य में तो ऐसा होता नहीं है। कभी नहीं होता। शुक्ल जी का काम एक मजबूत बुनियाद था, लेकिन हर मजबूत बुनियाद पर नई मंजिलें भी बनती हैं और कभी-कभी उसकी नींव को चुनौती भी दी जाती है। और शुक्ल जी को सबसे बड़ी और मजबूत चुनौती किसने दी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ये तो हिंदी साहित्य का सबसे बड़ा बौद्धिक टकराव माना जाता है। शुक्ल बनाम द्विवेदी, क्या था मुख्य मतभेद? द्विवेदी जी ने शुक्ल जी के नजरिए पर कई सवाल उठाए। सबसे बड़ा सवाल उठाया आदिकाल को लेकर, जिसे शुक्ल जी ने वीरगाथा काल कहा था। अच्छा, शुक्ल जी का मानना था कि उस दौर में केवल राजाओं की वीरता की कविताएं, मतलब रासो ग्रंथ ही लिखे जा रहे थे। और द्विवेदी जी का क्या कहना था? द्विवेदी जी ने अपनी किताबों हिंदी साहित्य की भूमिका और हिंदी साहित्य का आदिकाल में दिखाया कि ये पूरा सच नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस समय ये वीर गाथाएं लिखी जा रही थी, उसी समय नाथ सिद्धों का साहित्य, जैन साहित्य और दूसरी कई लोक परंपराएं भी जिंदा थीं, जिन्हें शुक्ल जी ने लगभग नजरअंदाज कर दिया था। तो वो कह रहे थे कि तस्वीर अधूरी है। हाँ, द्विवेदी जी ने दिखाया कि साहित्य की धारा सिर्फ एक नहीं होती, बल्कि कई धाराओं का संगम होती है। उन्होंने आदिकाल की तस्वीर को ज्यादा मुकम्मल और ज्यादा रंगीन बना दिया। तो ये सिर्फ नाम बदलने की लड़ाई नहीं थी, ये इतिहास को देखने के नजरिए की लड़ाई थी। बिल्कुल, ये एकांगी दृष्टिकोण और समग्र दृष्टिकोण की लड़ाई थी। शुक्ल जी ने एक मजबूत ढांचा बनाया। द्विवेदी जी ने उस ढांचे में वो खिड़कियां और दरवाजे खोले जिनसे ताजी हवा आ सके। द्विवेदी जी के अलावा और भी लोग थे जिन्होंने शुक्ल जी की परंपरा से अलग हटकर सोचा। हाँ, कई विद्वान आए। जैसे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। उन्होंने एक नई बहस छेड़ दी कि हिंदी का पहला कवि कौन है। अच्छा, उन्होंने अपभ्रंश के कवि स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि मान लिया, जिससे पूरी समय सीमा ही पीछे चली गई। अच्छा, तो कहानी की शुरुआत कहाँ से हो, इस पर भी मतभेद था। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने तो 1965 में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखकर शुक्ल जी के पूरे ढांचे को ही बदलने का एक साहसिक प्रयास किया। उन्होंने क्या किया? उन्होंने शुक्ल जी के काल विभाजन को नहीं माना, अपना एक नया ढांचा दिया और जैन कवि शालिभद्र सूरि को हिंदी का पहला कवि माना। ये दिखाता है कि इतिहास लेखन कोई ठहरा हुआ तालाब नहीं है, ये एक बहती हुई नदी है जिसमें नई नई धाराएं आकर मिलती रहती हैं। तो ये थी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की यात्रा। कवियों के एक बेतरतीब सूची से शुरू होकर ये समाज की आत्मा को समझने वाले एक जटिल और व्यवस्थित शास्त्र तक पहुंची। हाँ, हमने देखा कि ये परंपरा कैसे विकसित हुई। पहले वर्णमाला का क्रम आया जो तासी ने दिया, फिर कालक्रम आया गिरियर्सन के साथ, फिर एक विशाल संग्रह मिश्र बंधुओं का, उसके बाद एक मजबूत वैज्ञानिक दृष्टिकोण शुक्ल जी का, और अंत में उस दृष्टिकोण को चुनौती देने वाले और उसे समृद्ध करने वाले वैकल्पिक दृष्टिकोण जैसे द्विवेदी जी और अन्य। ये पूरी चर्चा मेरे मन में एक सवाल छोड़ जाती है। क्या? इतिहास लिखने वाले का अपना नजरिया, उसका अपना समय और उसकी अपनी विचारधारा साहित्य की कहानी को कितना ज्यादा प्रभावित करती है? क्या कोई भी इतिहास पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव हो सकता है? बहुत गहरा सवाल है। या ये हमेशा लिखने वाले की नज़र से रंगा हुआ एक सच होता है जो आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई व्याख्या की गुंजाइश हमेशा छोड़ जाता है?